or some life advice that you want to give? मैं इससे एक फ़ॉर्मूले के तरह मैं बताना चाहता हूँ, मेन चीज़ों को कि देखिए टी इक्वल टू टी प्लस टी, यानी आपके अंदर कोई चीज़ की तमन्ना है, तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तपस्या भी करना पड़ेगा। आपने स्कूलिंग वहाँ से की, तो यहाँ पे भी कुछ पढ़ाई की आपने कॉलेज में, या वैसे कि सीधा आप जॉब पे लग गए? कि आप जभी भी आप किसी को बोलो कि आप बिहार से हिंदी मीडियम से स्कूलिंग करके आए हो, तो आपको एडमिशन के लिए तो पहले ही यहाँ पे ना मिल जाता है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता था कि टीचर लेक्चर में क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो समझ में ही नहीं आता था और लिटरली बोलो तो मेरे एक हाथ में सिलेबस के बुक्स होते थे और एक हाथ में डिक्शनरी होते थे। यहाँ तक कि मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग मेरे को डिक्शनरी नाम से बुलाने लग गए क्योंकि मेरे हाथ में डिक्शनरी रहता था। पर्सनल फाइनेंस के लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी। आप किस तरह से लेते हैं वो पर्सनल फाइनेंस, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आज? आपकी टोटल इनकम की 10% से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। Hello everyone, welcome to the Converse Show's Uptime Stories. You're back with a brand new identity, and while the crux of our show remains the same, we wanted to do something different. This is why we've got the DGM of Finance at Converge Technologies, Mr. Utsav Jha, to share some insights on personal finance. He will also tell us how to manage our money smartly, and he will also let us know how to avoid some of the common financial mistakes. On this note, please welcome Utsav. Hi Utsav, thank you for taking the time out. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ कुणाल जी। 12 years of accounting experience, यानी वो तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, आई मीन मोर देन अ डेकेड। तो आप हम चालू कैसे करें आपकी जर्नी से? शुरुआत आफ्टर 12th मैंने जॉब स्टार्ट किया था एज अ सी ए फॉर्म में। ओके। सो ऑडिटिंग मैंने चालू किया था बिकॉज मैं उस दौरान मैं सी ए भी कर रहा था, तो कंपलसरी था आपको सी ए के अंडर में जब जॉब करना, आर्टिकलशिप कंप्लीट करना। तो इनिशियल स्टेज में मैंने 1.5 years मैंने सी ए के अंडर में जॉब किया। इंटरेस्टिंग। सो आप बोल रहे हो कि आपने जब जॉब किया, यानी आप मुंबई में ही कर रहे थे या मुंबई में कर रहे थे। एक्चुअली मेरा सी ए फॉर्म चर्च गेट में था और मैं Okay. दहसर टू चर्च गेट, तभी मैं दहसर में रहता था, तो दहसर टू चर्च गेट में क्या ट्रैवल करता था सी ऑफिस में जाने के लिए। सो उत्सव आप मुंबई में कब आए? मैं मुंबई में 2011 में आया। ओके। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा पहले से ही यहाँ पे थे और मैं अपने दादी के साथ बिहार में रह रहा था। तो वहाँ से जैसे ही मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो पापा बोले कि अब मुंबई आ जाओ और यहीं से आगे की पढ़ाई कर। सो मैं 2011 में यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो आप है ना, पहले आप बिहार में रहते थे जी। और वहाँ पे आप कौन से इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते थे या कैसे था आपका? नहीं, एक्चुअली हम जो हमारे यहाँ पे स्कूलिंग था वो इंग्लिश मीडियम नहीं था, वो बिहार बोर्ड की स्कूल थी। तो वहाँ Okay. पे इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट था, बाकी सब चीज़ें जो थी वो हिंदी में ही थी। राइट। और एक्चुअली बिहार, यूपी, ये सब जगह का जो आप नाम लेते हो तो लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ पे हिंदी मीडियम होगा, लेकिन एक्चुअली बेसिकली वहाँ पे हिंदी मीडियम भी नहीं होता है, वहाँ पे भी उनके अपने लैंग्वेज होते हैं। सो कुछ इलेबोरेट कर सकते हैं ना, कैसे, यानी अपने लैंग्वेज? वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होती है, Okay. वो लोकल लैंग्वेज थी कि लोकल लैंग्वेज में ही ज़्यादा बोलचाल होती थी, कम्युनिकेशन बराबर। होता था फ्रेंड से, टीचर से। हिंदी भी आप बोल सकते हो कि वो सेकेंडरी लैंग्वेज था। ओके। और इंग्लिश जो थी एक बुक्स ऑफ सब्जेक्ट था, लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं हो पाता था, या इन चीज़ों को ना हम ध्यान देते थे एज ए स्टूडेंट, ना टीचर्स वहाँ पे ध्यान देते थे। बिकॉज यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं मुंबई में म्यूनसिपालिटी स्कूल है, तो सेम Right. लाइक वहाँ पे कि वो हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड का स्कूल था, तो वो सरकारी ही स्कूल थी। राइट, यानी सरकारी जो स्कूल थी आपने वहाँ से स्कूलिंग की। देख, तो आपको, यानी आप जब भी आए, जब भी आपके पापा ने इधर मुंबई में बुलाया आपको, आपको कुछ लगा कि मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा या आगे क्या करूँगा मैं? आपको वो पाथ क्लियर था आपके लिए? नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं था। मैं जब मैं सुना कि पापा बोल रहे हैं कि तुम मुंबई आ जाओ, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं तो ना ही बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली मैं बहुत कंफर्ट था। वहाँ पे अपने खेत है, खलियान है, दोस्त है, अपने कल्चर है, अपने लोग हैं। वहाँ की लाइफ बहुत स्मूथ थी। यहाँ पे सब चीज़ें
फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता। और एक्चुअली हम बहुत ही इमोशनली वहाँ पे बंधे हुए थे, तो जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो वो सिर्फ हमारा एक चेंजेस ऑफ प्लेस नहीं होता है, ये इमोशनल डिसीजन भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ यहाँ पे आने के बाद। आपने बहुत ही एक्चुअली एक अच्छी बात की, और जो आई थिंक सब लोग समझ सकते हैं उस बात को, कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड थे, इमोशनली कनेक्टेड थे जहाँ आप पले बड़े थे। जी। तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ होगा जब आप बॉम्बे आए, जब है ना मुंबई में आपने जैसे चालू किया फिर से, यानी आपने स्कूलिंग वहाँ से की, तो यहाँ पे भी कुछ पढ़ाई की आपने कॉलेज में, या वैसे कि सीधा आप जॉब पे लग गए? नहीं, यहाँ पे आया तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एडमिशन कराना। एक्चुअली बेसिकली हिंदी मीडियम, और ऊपर से आप जब भी आप किसी को बोलो कि आप बिहार से हिंदी मीडियम से स्कूलिंग करके आए हो, तो आपको एडमिशन के लिए तो पहले ही यहाँ पे नाम मिल जाते थे। ऊपर से आपका हर कॉलेज का एक कट ऑफ होता है परसेंटेज कि आप इस कट ऑफ में ही आप सेट होंगे करके। तो बहुत डिफ़िकल्टी हुआ यहाँ पे एडमिशन करवाने में फैमिली मेम्बर्स को, फिर सोर्सेस सब लगे, सब रेफरेंस की वजह से यहाँ पे हमारा एडमिशन हो गया। राइट। आप 100 बच्चे के बीच में पढ़ रहे हो, वहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता था कि टीचर लेक्चर में क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो समझ में ही नहीं आता था। और लिटरली बोलो तो मेरे एक हाथ में सिलेबस के बुक्स होते थे और एक हाथ में डिक्शनरी होते थे। यहाँ तक कि मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग मेरे को डिक्शनरी नाम से बुलाने लग गए क्योंकि मेरे हाथ में डिक्शनरी रहता था। तो उस टाइम में आप समझो ना, मुझे फाइट्स थे एक एक वर्ड से, जो इंग्लिश के एक एक वर्ड्स होते हैं उनसे मेरी फाइट्स थी कि हर एक वर्ड्स को मुझे इंग्लिश को हिंदी में समझना, फिर उसको ट्रांसलेट करना और तब जाके समझना। तो ये जो जर्नी था, जो कि फेस था, जो हालांकि मुझे मालूम पड़ गया कि ये मेरी लैंग्वेज जो बैरियर है, ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। इससे मैं ओवरकम कैसे हूँ, स्टार्टिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे अब मैं आ गया हूँ, तो कुछ करने के लिए आया हूँ। उसमें फैमिली की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, उनको फुलफिल करना था। राइट। तो ये कंटिन्यूअस, आप नहीं मानो 6 मंथ्स 1 ईयर्स तक ये कंटिन्यूस चलते गए। फिर धीरे 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 चीज़ें कम होते गए, सेम वर्ड्स रिपीट होते गए, तो फिर समझना ईजी होने लगा। तो इस तरीके से मेरा जो स्कूलिंग से लेके यहाँ तक की जो थी, आज भी आप देखोगे कि जहाँ पे आप कोई चीज़ें नहीं समझते हो, तो उस टाइम में आपको ना ये लगता है कि यार ये चीज़ छोड़ ही देते। आपके पास 2 ही चीज़ होती है, या तो आप छोड़ दो या फिर उस चीज़ों को कंटिन्यू करो। तो उस वो जो फेस था, जो मुझे सेल्फ बहुत मोटिवेट किया कि ठीक है यार, आप अगर कंटिन्यूस डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू हार्डवर्क कर रहे हो, तो कोई भी लैंग्वेज हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उसे इजली टेक ऑफ कर सकते हो। यानी जो आप बोल रहे हो कि जो जर्नी आपने वो की थी वहाँ पे, कि आप सीख रहे हो फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और आज आप इंग्लिश टू, मैं बोल सकता हूँ कि फाइनेंस इज ऑल्सो इन सम वे की एक टाइप की लैंग्वेज है जो सब नहीं समझते जी। आज जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं समझते, बट आप समझ रहे हो। जी। तो आपका वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, वो आप ज़रा हमें बताइए। एक्चुअली बेसिक चीज़ें जो मैं वहाँ के बोलूँगा, तो जैसे मेरा जो वहाँ पे स्कूलिंग हुआ था, वहाँ पे जस्ट एक प्रॉब्लम थी, वो थी लैंग्वेज, जो कि हमने वहाँ पे हिंदी में सीखा। राइट। बाकी अदर कॉन्सेप्ट जो आप लोगों की मैथ्स हो, ये हमारा डे 1 से स्ट्रॉन्ग था। और जब आप फील्ड अकाउंट्स एंड फाइनेंस का लेते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज से ज़्यादा नंबर बोलते हैं। आप नंबर में कितना स्ट्रॉन्ग हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज में नहीं। हो सकता है कि आप जब किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, उस टाइम में आपके पास लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, आप शायद उतने अच्छे तरीके से समझा नहीं सकते हो। लेकिन जब आप डेस्कटॉप पे, पीसी पे, बुक्स क्लोजिंग के टाइम में, बैलेंस शीट बनाने के टाइम में बैठते हो, तो उस टाइम में आपको कोई नहीं पकड़ सकता। तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वीकनेस जब आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे आज नहीं आ रहा है वो कल भी ना आए। हो सकता है आज जो चीज़ मुझे नहीं आ रहा है, खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि ठीक है, आज नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज़ें कल आने ही चाहिए। कल नहीं आया तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में आना चाहिए, नेक्स्ट वीक में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट मंथ में आना चाहिए, नेक्स्ट मंथ में भी नहीं आ रहे तो नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए, पर ये आना ही चाहिए।
क्योंकि ये सेम चीज़ें किसी ने किसी पहले कोई किया है, बाद में भी कोई करेगा। तो आप खुद को एक्सक्यूज मत दो, हार्ड वर्क करो। किसी के लिए कोई चीज़ें समझना ईजी होता है, किसी के लिए कोई चीज़ें हार्ड होता है। जिसको सब चीज़ें समझ में आती है वो 2 घंटे मेहनत करेंगे, आप 10 घंटे मेहनत कीजिए। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद के लाइफ में की हैं कि जहाँ पे लोग 6 घंटे पढ़ते थे, वहाँ पे तो मुझे 4-5 घंटे सिर्फ ट्रांसलेट करने में लग जाते थे डिक्शनरी से वो एक वर्ड्स को। तो वो डिपेंड्स करता है कि देखिए स्टार्टिंग में सब कुछ ईजिली आपको कुछ मिलने वाला नहीं, लाइफ ईजी है ही नहीं। आज के भी टाइम में आप देखोगे तो एज ए मैं DGM हूँ, अगर फाइनेंस अकाउंट्स के लिए कुछ भी आप पूछो मैं रेडी टू आंसर हूँ। बट अभी भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिल जाए। आपकी जो भूख है ना सीखने की स्किल, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो अगर आपके अंदर जगह है अभी भी, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन नॉलेज इज़ की सब बोलते हैं, यानी अगर आप डिग्री तो ले लेते हैं बट है ना ज़िंदगी हमें सिखाना नहीं छोड़ती, तो आप कंटिन्यू सीखते रहें और आप उससे समझते रहें, वही है। सो उत्सव, अब हम बात करते हैं आपके थोड़े प्रोफेशनल लाइफ में। आपने एक CA फर्म से इंटर्नशिप की थी, आपने फाइनेंस ऑप्ट किया था बेसिकली इन योर कॉलेज डेज। तो वहाँ से आपका जर्नी कैसे ट्रांजिशन हुआ, आई वुड से, टू कॉन्वर्ज? आप कॉन्वर्ज में कैसे आए? जब मैं CA फॉर्म में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे कभी कभी ऐसे होते थे कि जो मेरे सर थे तो वो जब काम करता था उससे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हो जाते थे, क्योंकि कस्टमर का P&L बनाना है या ऑडिट करने जाना है तो क्लाइंट प्लेस टू हमें भेजते थे। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि क्लाइंट के पास में गया था तो उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने एरर ऑफ बुक्स की मैंने फाइंड आउट की और पूरे मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आप ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इतने इम्प्रेस हुए कि नेक्स्ट डे मेरे को जॉब का ऑफ़र कर दे कि उस सब तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जा, कितनी सैलरी चाहिए तुझे बता। तो मैंने उन्हें बोला कि सर अभी तो मैं सर के साथ हूँ, ऐसे तो मैं ज्वाइन हो नहीं सकता, मैं सर से बात करके बताता हूँ। फिर उन्होंने ही डायरेक्टली सर को फ़ोन किया और फिर सर बोले कि ठीक है अच्छे फॉर्म है तो वहाँ पे ज्वाइन कर ले। तो देन मैं सबसे पहले स्टार्टिंग जो अपनी लाइफ की फ़र्स्ट जॉब जो बोल सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 6 तो मेरा एज अ लर्निंग ही आप समझ के चलाइए। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने जो किया है वो है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में ही जॉब किया है मैंने। तो वहाँ पे 6 to 8 मंथ्स मैंने जॉब किए। फिर वहाँ से जब मैं क्लाइंट प्लेस पे गया तो वहाँ पे फिर मुझे जॉब के लिए ऑफ़र मिला, वो था टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी। ओके। फिर वहाँ से जैसी थोड़ी पहचान मिली, क्योंकि मैं बहुत ही बोलते हैं ना कि कम सैलरी में जॉब कर रही थी और घर की फैमिली की डिमांड थी कि ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। और उस टाइम में क्या था कि मैं जॉब तो कर ही रहा था लेकिन मैं एजुकेशन भी कर रहा था, तो खुद के स्टडी पे भी खर्चा करना, क्लासेस के फीस पे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपको पता होगा आज के डेट में CA का क्लासेस का फीस कितना ज़्यादा है। तो नॉर्मली उस टाइम में 2012-13 में ज़्यादा सैलरी थी नहीं, 5,000 6,000 8,000 के अराउंड था। तो जहाँ पे भी सैलरी ज़्यादा मिलती थी वहाँ पे मैं जॉब स्विच करके चला जाता था। तो फिर वहाँ से मैं रियल एस्टेट में गया। वहाँ पे मैक्सिमम जो बोलते हैं ना, मैं वर्क किया मैंने वो 1 ईयर का किया रियल एस्टेट में। ओके। वहाँ से फिर जब यहाँ से कॉन्वर्ट से मुझे कॉल आया तो ये IT इंडस्ट्री थी। इससे पहले मैं मतलब आप समझो मैं इन्वेस्टमेंट में किया हूँ, जॉब टूर्स एंड ट्रेवल्स में किया हूँ, रियल एस्टेट में किया हूँ और फोर्थ था मेरा ये IT। तो 29 अप्रैल 2016 को आज भी मुझे याद है कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो आपको ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे इधर कॉन्वर्ज में। जी 10 ईयर्स। एक्चुअली इसमें एक चीज़ें नोटिस करना चाहता हूँ, मैं बार बार जॉब ऐसे चेंज करता था तो मेरी फैमिली को बहुत टेंशन होती थी कि यार ये टिकेगा कहाँ, क्यों इतना चेंज करते हो जॉब, तुम यार स्टेबल रहो एक जगह पे, क्योंकि इतनी जॉब चेंज करते हो तुम्हारा क्या होगा करके। तो मैं हमेशा बोलता था कि जिस दिन कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो मेरी वैल्यू करे, मेरे को समझे और मेरे को फ्रीडम ऑफ वर्क दे। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास लॉट ऑफ टैलेंट्स होते हैं, आपके पास स्किल होते हैं, लेकिन आप शोकेस नहीं कर सकते हो। आपके पास पर्टिकुलर एक रोल दिया जाता है, उसी रोल को आपको करना है, राइट। तो आप उस काम को करते करते आप बोर हो जाते हो। और मैं ड्यू टू बहुत कम एज से जॉब स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसी थी कि यार मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी करना है।
जो मैं बुक्स में पढ़ रहा हूँ वो प्रैक्टिकली कभी इम्प्लीमेंट करूँ। तो जब मैं यहाँ ज्वाइन हुआ तो आज भी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मुझे 10 इयर्स कैसे हो गए। एंड आई होप इससे ज़्यादा साल होंगे और मे बी टिल 20 इयर्स भी आप उसके ऊपर भी जा सकेंगे। बट आपने जैसे कहा कि मैं किधर भी टिकता नहीं था और फैमिली को बहुत टेंशन रहती थी, बट जब भी आप यहाँ कॉन्वर्ज में आए तभी वही सवाल आप पे मे बी कंपनी ने भी उठाया होगा कि आप क्यों ऐसे बदल रहे हो, एंड एक रिस्क नहीं देखा होगा आपके लिए उन्होंने। हाँ, पहले तो सबसे पहले रिज्यूम देख के ही सबसे पहले एचआर का क्वेश्चन ये होता है कि आप इतनी जॉब क्यों चेंज कर रहे हो। और मैंने बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दिया था कि एक्चुअली मुझे सब कुछ करना है और मुझे फ्रीडम ऑफ वर्क चाहिए। फ्रीडम ऑफ वर्क मतलब ये नहीं हुआ कि मैं जो मर्जी वो करूँगा, बट अगर मेरे कुछ स्किल्स है उसको ऑर्गेनाइजेशन सुने, एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करे ना करे, मुझ में बिलीव करे, मुझे नए नए काम मिले, सेम काम नहीं करने को मिले। तो यहाँ पे वैसे मेरे को पॉसिबिलिटी दिखा। जब मैं लोटस में एंट्री मारा तो एक एक्सप्रेशन दिख गया कि यार कॉर्पोरेट में है, एक्चुअली ये ऑफिस होती है, ठीक है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे ज्वाइन किया। हालांकि वो ज़्यादा अच्छा था नहीं, ज्वाइन करने के बाद लाइफ पे अचानक से बहुत बड़ी भूचाल आ गई। क्या बता सकते हैं आप? एक्चुअली मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था तो जैसे ज्वाइन हुआ उसके नेक्स्ट डे हम लंच पे गए थे टीम के साथ, जो अकाउंट्स के हैं। तो लंच करते टाइम मुझे पता चला कि जो सीनियर्स हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं। ओके। और वो 15 डे की छुट्टी पे जा रहे हैं और कोई अदर्स है नहीं जो वर्क करेंगे। तो मेरे माइंडसेट में ये था कि मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे कि यार सैलरी कब होती है, सर्विस टैक्स का पेमेंट्स कब होगा, वैट का पेमेंट्स कब होगा, क्या क्या टैक्स इम्प्लीमेंट है एप्लीकेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो पता चला मुझे यहाँ पे पीटी भी है, पीएफ भी है, ईएसआईसी भी है। तो मैं मेंटली थोड़ा उस टाइम में एकदम डर गया कि यार ये छुट्टी पे जा रहे हैं तो ये सब तो करना मुझे पड़ेगा और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मैं कैसे करूँगा ये सब चीज़ें। भाग जाऊँ क्या यहाँ से, ऐसे दिन में पहली क्वेश्चन है कि भाग जाऊँ क्या, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, अगर कुछ गलत हो गया तो सारे बिल मेरे पर फटेंगे, क्वेश्चन मार्क भी होंगे। और आप जब एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे ज्वाइन होते हो और आपको सीनियर पर्सन का काम दिया जाए तो ऐसे ही आपके ऊपर प्रेशर होता है और पता चले कि आपको ही वर्किंग बनाना है, आपको ही सारे चीज़ें प्रोसेस करने हैं, सबको पेमेंट्स करना है। तो मैं तो अपनी बातें करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैं सोचा कि ठीक है, अब जब आ ही गया हूँ तो एक ट्राई करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जॉब ही जाएगी। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ें दिमाग में चली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जॉब ही जाएगी। फिर मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स थे तो मैंने उनको बताया कि यार ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को एक चीज़ें बोला कि यार तू बिहार से आके इधर पढ़ के तू चीज़ें कर सकता है, तो फिर ये तेरे जॉब वॉब का क्या है, तू कर लेगा ऐसे करके। तब वो तभी वो वाली फीलिंग हुई जैसे हनुमान जी को स्मरण कराया कि तुम्हारी शक्ति क्या है करके। तो वो वाली एकदम वाइब्स आई मेरे को कि यार ठीक है मैं कर लूँगा, नहीं करूँगा तो देखते तो है कैसे है। और पिछले मंथ्स का या पिछले ईयर्स का तो काम तो किए ही होंगे। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि आप जो काम करते हो वो फोल्डर कहाँ पे रखते हो, ये मैंने पूछा उनसे कि फोल्डर क्या है और सबकी ड्यू डेट्स बताओ मेरे को। क्योंकि मैं जब रियल एस्टेट में था तो वहाँ पे सिर्फ सर्विस टैक्स जा रहा था और पीटी जाता था, पीएफ ईएसआईसी ये सब अप्लीकेबल नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने सारे फोल्डर बताए कि ये है करके। तो मैंने उनमें से क्लासीफाइड किया उनमें से कि सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले वहाँ पे प्रोसेस में आ रही थी सैलरी। अब सैलरी में आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे 150+ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी करनी है। आप उनमें से 5 लोग को भी नहीं जानते हो क्योंकि आपके 1 वीक भी हुए नहीं हैं। तो चैलेंजेस थे, डिफ़िकल्टी थी, लेकिन मैंने पिछले सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। जो एचआर थे उस टाइम में उनसे मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि जो लास्ट मंथ्स में थे उनमें से किसी ने एग्जिस्ट तो नहीं किए हैं, कोई न्यू ज्वाइनिंग्स तो नहीं है। तो जो एक टेबल होता है, एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम वर्किंग करते हैं सैलरी का, उसी में से मैंने डिडक्ट किए, ऐड किए और
बेस्ड नॉट अटेंडेंस मैंने लोगों की सैलरी में भी एक चैलेंजेस था। जहाँ पे हम सैलरी करते तो वहाँ पे NEFT और चेक के थ्रू होता था। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, चेकसम जनरेट करके एक अलग ही प्रोसेस होता है। तो उस चीज़ों को समझना, फिर यूट्यूब करना, गूगल करना, तो डिफ़िकल्टी थी। लेकिन मैंने जैसे फर्स्ट स्टेप बोलते हैं ना सैलरी का कर दिया, और सबको जब तक सक्सेसफुली पेमेंट्स भी आ गए। और वो डे फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कॉन्वर्ट में मतलब अराउंड 5 PM सबको सैलरी मिल गई इवनिंग में। तो फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ठीक है अभी सैलरी हो गई ना, आप कंप्लाइंस पे बैठते हैं। और फिर मेरा एक मानना है कि जब भी मेरे पास कोई डिफ़िकल्टी मतलब वर्क आता है या चीज़ आता है, तो मैं ना ऐसे उसको अपना दुश्मन समझ लेता हूँ कि यार इसको ख़त्म करना है और जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। ये जितना टाइम तक रहेगा उतने मेरे सर के दर्द रहेंगे, तो उससे मुझे कितना जल्दी ख़त्म करना है। फिर धीरे धीरे सारा टैक्सेशन, PT, SIC जितने भी टैक्सेशन थे सबकी वर्किंग बनाया, डबल ट्रिपल चेक किया। यार ये अपने ही काम को 3 बार चेक कर रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन जब सब कुछ एक्यूरेट हुआ, सब फाइल हो गए, सबके पेमेंट्स हो गए, उस दिन को मैं याद करता हूँ। जो वो दिन का जो आउटपुट था ना, वो मंथ्स का आउटपुट था, जो कि आज मेरे लाइफ में एक लेसन दिया है कि आज की डेट में आप मुझे कोई भी डिपार्टमेंट दे दो, कोई भी रोल दे दो, मैं लेने से नहीं डरता हूँ कि मैं कर लूँगा। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ठीक है 2 दिन में मैं ज्वाइन हूँ कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो आगे भी कुछ भी होगा तो वो मैं कर सकता हूँ। और यही एक रीज़न है कि एज ए अकाउंट एग्जीक्यूटिव आप देखोगे तो मैंने हर डिजिग्नेशन अकाउंट्स के होते हैं वो मैंने क्रॉस किए। अकाउंट एग्जीक्यूटिव था, फिर सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव बना, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, एंड राइट नाउ DGM अकाउंट्स एंड फाइनेंस। सो अच्छा लगता है मतलब कि ऐसे खुद को चैलेंज करना, खुद को ऐसे प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में भी डाल लेना। तो अभी एक्चुअली क्या है कि अभी इतने यूज टू हो गया हूँ कुणाल जी कि मेरे पास मतलब आप बोलोगे कि ना मंथ एंड, ईयर एंड, क्वार्टर एंड, तो मुझे कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली प्रोसेस समझ में आ गया है कि कब स्टार्ट करना है और कब ख़त्म करना है। और यही एक रीज़न है। और जब आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर लेते हो ना, तो उसके सामने छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको कोई प्रॉब्लम लगेंगे ही नहीं। तो ये कि जो बोलते हैं ना ज्वाइनिंग जो मेरा था, हाँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज भी है और अनफॉरगेटेबल है कि मैं कभी भी लाइफ में इस चीज़ को याद करूँगा तो ये मेरा खुद का सेल्फ अचीवमेंट, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा खुद का अचीवमेंट था कि इतने बड़े फॉर्म के सारी चीज़ों को मैंने सिंगल हैंडली मैनेज किया। इनफैक्ट आप जिस तरीके से आप बता रहे थे, जो एक्सप्लेन कर रहे थे, उससे पता चल रहा था कि आपने सिर्फ ज्वाइन नहीं किया, आई मीन जो जिस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कॉन्वर्ज की और जो भी थी आपके लिए, और आपके यानी जो बोलते हैं ना आपके एज अ न्यू ज्वाइनी, आपको तो अभी तक प्रोसेसेस भी नहीं पता थे, बट आपने वो सब अंदर देख के समझ के और खुद किया। वो एक है ना चीज़ बताता है कि जो बंदा कर रहा है ये, एंड वो बंदा उसमें टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, उसको सिर्फ है ना वो पहचाननी थी, जो आई थिंक कॉन्वर्ज ने एकदम बिल्कुल सही की। और मे बी जो आपके जो तभी टीम लीड या मैनेजर थे उन्होंने की वो। जी, एक्चुअली इसके लिए सबसे बड़ा एक्चुअली रोल प्ले क्या होता है कि जो आपके सुपीरियर है, जो आपके मैनेजर है, उनका आपके प्रति ट्रस्ट क्या है और आप वर्क कैसे कर रहे हो उनके लिए। जब आपको आप देखते हो कि आज मैं सीनियर हूँ, तो जब मैं अपने जूनियर को देखता हूँ वर्क करते हुए, तब मैं फील करता हूँ कि यार इसको मैं कोई काम दूंगा ना, ये कैसे भी कर लेगा। तो उस टाइम में शायद वो ट्रस्ट उन्होंने मेरे अंदर देखा कि यार ये बंदा कर लेगा। मैं लेट नाइट तक बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरे को कंप्लीट करनी है। 11 o'clock 12 o'clock घर पे भी जाने के बाद वही चीज़ें दिमाग में चलना कि यार ये कंप्लीट करना है करके। लेकिन हाँ, बिना उनके ट्रस्ट के और ऑनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए बिना ये चीज़ें मेरे से होता नहीं। तो उनके लिए उनको थैंक यू, जो भी मेरे सीनियर हैं अभी भी हैं, वाल्मीकि जी एंड कुणाल सर, जो आज भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आँख बंद करके दे देते हैं। समटाइम मैं डाउट्स में रहता हूँ कि होगा, लेकिन जब वो बोलते यार तू कर लेगा ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो उत्सव, अभी आपने एकदम बहुत अच्छी तरह से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो उसको तो एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं थोड़ा टुवर्ड्स पर्सनल फाइनेंस। आज की तारीख में सबके लिए कि वो पर्सनल फाइनेंस कितना प्रायोरिटाइज करना चाहिए उनको। देखिए एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस मेरे लिए देखिए नंबर और
इनकम का मतलब ही नहीं है फाइनेंस का। आप पर्सनल फाइनेंस जब भी सोचते हो तो आपके माइंडसेट में कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। क्लियर ये होनी चाहिए कि आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब वाले हो, मोस्ट ऑफ पब्लिक जॉब पे रहते हैं, तो आपको आपका इनकम पता रहता है कि इतनी ही अमाउंट हमें आने वाले हैं। तो उसमें प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपके कौन से एक्सपेंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस एक्सपेंस को आप ट्रैक कीजिए। कुछ ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंस हैं जिसको अवॉइड आप कर सकते हो, या कुछ एसेट भी लेना चाहते हो। हर एक को रहता है कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लेना चाहते हैं, तो उसमें से प्रायोरिटाइज देने का कि यार किसको नहीं भी लिया तो काम चल जाएगा हमारा। ओके, आप समझ रहे हो? So तो basic- आपके लिए प्लान जरूरी है। आप सिर्फ पैसे कितना भी आप कमा लो, कितना भी कमा लो, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे अगर आप खुद का प्लानिंग नहीं करते हो कि आपको वो एक्सपेंस कहाँ पे करना है। बिल्कुल। सो आप कह रहे हैं कि हम जैसे भी कर रहे हैं हमारे खर्चे हम है ना बराबर लिखें कि किधर हमारे पैसे जा रहे हैं, और क्योंकि महीने में एक बार सैलरी आती है, बट हमारे खर्चे तो पूरे महीने चलने वाले हैं। जी। सो रादर देन क्योंकि हम ज़्यादा ओवर स्पेंड ना कर लें हमारी सैलरी से, सो वो एक तरीके से जो लिस्ट या जो मेंटेन करना है वो ज़रूरी है, तो हमें पता चले हम कहाँ खर्चे अवॉइड कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी मंथली एक आपका एक ट्रैकिंग होना चाहिए कि हाँ मेरे, अब देखिए आपको 7 तारीख को यानी 5 तारीख को या 1 ऑफ को आपको सैलरी आती है, तो हमारे पास कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 90% एक्सपेंसेस के होते हैं कि हमें पैसे कहाँ पे खर्चे करने हो। लेकिन उसमें से आप क्लासीफाइड कर सकते हो कि मुझे ये वाली चीज़ें भी करनी है, ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, और उसके हिसाब से आप अपना पर्सनल फाइनेंस बेटर कर सकते हो, जो मैं एज यूजुअल अपने डेली लाइफ में करता हूँ। तो आपने जैसे कहा कि आपकी डेली लाइफ, एक अनयूजुअल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी। सो आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, फाइनेंशियल डिसीजन जो खराब था आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? कुणाल जी, ऐसे तो जो भी मैंने डिसीजन विदाउट प्लान किए हैं वो सभी अच्छे नहीं थे। हाँ, बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि मेरे कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन लिया हुआ खराब नहीं थे। अच्छा। एक्चुअली आप अगर रॉन्ग डिसीजन की बात करते हो तो हाँ, मुझे ये चीज़ें लगता है कभी कभी कि मुझे अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, सेविंग करना चाहिए था। जो कि हम लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे पास इनकम ग्रोथ होगा तब हम सेविंग करेंगे, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपके पास कितने भी इनकम मान जाएंगे वो हमेशा ऑलवेज आपको कम ही लगेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। जैसे इनकम बदलते हैं आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगी, आप ऑटोमेटिक आप अपने मोबाइल अपडेट करोगे, घर की टीवी अपडेट करोगे, वॉशिंग मशीन अपडेट करोगे, फ्रिज अपडेट करोगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हम प्रेजेंट का सोचते हैं, सिर्फ हम में से लोग फ्यूचर का नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर को उस पर कैसे वर्कआउट करना है। तो मेरा ये सजेशन है कि भाई आप प्रेजेंट जियो, लेकिन फ्यूचर भी अच्छे से जियो, उसके लिए आप प्लानिंग करो। सम पोर्शन आप भूल जाओ कि आपकी सैलरी है, आप उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। जिस मोड में आप चाहते हो उसके भी अलग अलग है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, किस पर्पस के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे आपको फाइनेंस डिसीजन लेना है। लेकिन अभी भी मैं अगेन बोलता हूँ कि आप, जो मैंने खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि इन्वेस्टमेंट डे 1 से होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी आती है तभी कुछ पोर्शन तो करो, आप 100 से स्टार्ट करो, 500 से स्टार्ट करो, 1000 से करो, लेकिन आप करो। एक दिन पार्टी आप कम करो दोस्तों के साथ, एक दिन आप मत जाओ बाहर घूमने के लिए, बाहर का खाना मत खाओ, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करो, बट करो। सो ये आई थिंक ये जो आपने जो मैसेज कहा है कि आप सैलरी आए, अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि आप कितना भी कमा लो, बी इट 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी कर रहे हो, उसमें से एक पोर्शन आप पहले ही अलग कर दो और उसके बाद खर्चे करो। जी, राइट जी, बढ़िया एकदम। ये थोड़ा अलग था। आई मीन सब लोग क्या, आज कंज्यूमर पूरा स्पेंडिंग इकोनॉमी हो चुका है, सबको आपने जैसे कहा लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं सब नया आईफोन लेने जाएंगे, नया टीवी लेने जाएंगे, नई कार लेने जाएंगे। सो ये आप जैसे देखते हैं ट्रेंड, क्या आपको कुछ ऐसे लगता है कि वरिसम है या उनको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे
एक्चुअली इस पे क्या होता है कि लोग एक्चुअली सोशल वैल्यू के लिए था ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के पास ये मोबाइल है तो हम भी ले लें। आप देखिए कोई भी एसेट आप ले रहे हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, जिसका डिप्रिसिएशन होता है काउंटिंग लैंग्वेज में बोलो, वो आपका एसेट है ही नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा डाउन ही होने वाली है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि लाइफ स्टाइल चेंज करने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 डे 2 डेज साउंड लगेगा कि अच्छा है, आज आप 17 प्रो ले रहे हो आईफोन का, नेक्स्ट ईयर वो भी पुराना होने वाला है, उसका भी अपग्रेडेड होने वाला है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कुछ फ्यूचर, आज आप 40,000 कमा रहे हो, जब आपकी एज बढ़ेगी, अभी एक एज में आपकी इनकम ग्रोथ करती रहती है, फिर एक एज के बाद आपकी इनकम डिक्रीज होना चालू हो जाता है, और उस एज में आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो इस बात पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड कीजिए, एफडी कीजिए, सम पोर्शन में आप घर खरीद सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपग्रेड कीजिए लाइफ को। लेकिन एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी टोटल इनकम की 10% से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप अगर 30,000 आपको पे आउट मिल रही है, तब 3,000 से ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल पे पर मंथ एक्सपेंस मत कीजिए। और लाइफ स्टाइल में डजन मीन कि मतलब ये हो गया कि आप क्लोथ, मोबाइल, इनकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सब बोल रहा हूँ मैं। जो दोस्तों के साथ पार्टी करना हो गया, हमारा ट्रिप का प्लान हो गया, मोबाइल लेना हो गया, वो 3,000 यानी 10% ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप करोगे तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक ये पॉडकास्ट के बाद मुझे भी मेरे एक्सपेंसेस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली 10% से ज़्यादा ही है मेरे खर्चे। बट है ना, एक आपने बात कही कि आप कौन से भी एसेट लो आज, एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर इन इंडिया। बट आज भी बहुत सारे जो हैं वो एक घर लेने जाते हैं और वो एक इमोशनल डिसीजन रहता है उनका, हाँ, ना कि एक फाइनेंशियल डिसीजन। सो कैसे उसको बैलेंस करें? आई मीन घर एक ज़रूरी है, सबके सर पे एक छत होना ज़रूरी है, बट अब कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि इसको मैं कैसे करूँ? कुणाल जी, एक्चुअली क्या है कि इंडिया में घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इमोशनली एसेट है। देखिए, घर आप खरीदिए, चाहे आपकी कोई भी एज हो, लेकिन आपको घर खरीदने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा आपका कोई भी EMI अमाउंट ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सनल लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, व्हीकल लोन चल रहा है, उन सब का EMI अमाउंट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने घर खरीद लिया, आपके 80% जा रही है EMI भर रहे हो, तो आपके लिए इमरजेंसी फंड शॉर्टेज पड़ेंगे, राइट? कुछ फंक्शन करना है घर में तो आपको लोन लेने पड़ेंगे लोगों से, स्कूल की फ़ीस बच्चों की भरनी है, जो अनमेरिड है उनको मैरिड करना है, तो फिर वही साइकिल चलेगा कि आपको हर एक नए काम करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। फिर वो घर आपका इमोशन कम, स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा, एक बर्डन हो जाएगा। तो मेरा ये है कि घर खरीदो, घर आज भी एसेट है, वो इंक्रीज ही होती है उसकी वैल्यू, बट घर खरीदने से पहले आप अपना फर्स्ट कैश फ्लो बढ़ाइए। मिनिमम आप लोन लेने की सोचो, आप लोन ले भी ले रहे हो तो उसकी भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप उसका रीपेमेंट करो। जैसे फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स का आपका EMI जाता है, तो आप 1 ईयर में एक एक्स्ट्रा EMI भरने की कोशिश करो। जब भी आपको कुछ बोनस मिलता है या अप्रेजल के पैसे आते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रिप पे प्लान मत करो, मोबाइल खरीदने के पीछे, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि लग्जरी लाइफ के पीछे आप मत खर्चा करो, आप उसका रीपेमेंट कर दो। उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे हो, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, आज के डेट में आप 40 लाख या 50 लाख का घर लेते हो, EMI होम पे लेते हो, तो बैंक को आप 20 ईयर्स 25 ईयर्स के अकाउंट अंदर आप उसको दे रहे हो बैंक को 75 लाख, यानी जितने आपके प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ऑलमोस्ट डबल आप इंटरेस्ट पे आउट करते हो, राइट? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि घर इमोशन में नहीं लेना चाहिए, कैश फ्लो बढ़ाइए, फिर वो घर
भी अच्छा लगेगा और उसमें सुकून भी आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो कि कब आपकी वो एबिलिटी बनती है। देखिए घर खरीदने का आपका कोई एज तो है नहीं कि यही एज में आप ले सकते हैं, ये एज में नहीं ले सकते। आप 20 ईयर्स में भी ले सकते हो, 40 ईयर्स में भी ले सकते हो। आप कीजिए ना, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप 30,000 EMI भरने के लिए कैपेबल हो तो आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों कैपेबल नहीं हो? फर्स्ट 5-10 ईयर्स आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, उससे तो मोर देन आपको रिटर्न्स मिलेगा। एक एवरेज आप म्यूचुअल फंड SIP करते हो तो एवरेज अगर मैं मानूँ, मिनिमम मानूँ तो भी 15% रिटर्न देती है अगर अच्छे पोर्टफोलियो में आप पैसे डालते हो। तो वो आप जो 20,000 पर मंथ आप करोगे वो 20 ईयर्स में आपको ऑलमोस्ट 1.5 CR हो जाएंगे। लेकिन आप घर खरीदते हो तो वही 20 ईयर्स में आप बैंक को 1.5 CR दे रहे हो। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन से वे में जाना है। राइट। हम यही मिस्टेक करते हैं कि हम इमोशन में आके घर जाके खरीद लेते हैं, अपना पोर्टफोलियो देखते नहीं कि कैसा हमारे कितने पास गैस फ्लो है या नहीं है। मगर आज भी आप अगर देखते हैं कि बचपन से मैं भी देख के आ रहा हूँ कि इंडियन फैमिलीज जो है वो ज़्यादा, आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक्स में कीजिए, पोर्टफोलियो एक बनाइए, बट उनको और भी वो एक सेफ़र बेट लगता है कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज तो गोल्ड की जो प्राइस है यानी ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल है फॉर मैनी फैमिलीज़ जो आज है इंडिया में। आप सिल्वर भी देख लीजिए, उसका भी प्राइस कितना बढ़ रहा है दिन ब दिन। सो इस हिसाब से ये सब जो उनको लगता है वो सब सेफ इन्वेस्टमेंट्स है, बट क्या सही में ये सेफ है? बिकॉज हमें खर्चे तो हमारे एवरी ईयर बढ़ रहे हैं, हमें इन्फ्लेशन लग रहा है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, उनको कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए? देखिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट आज भी रिलेवेंट है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, FD भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। आप सेफ्टी के चक्कर में आप अपनी ग्रोथ को नहीं रोक सकते हो। इन्फ्लेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उतनी इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा है जितनी वो बढ़ रहे हैं। तो आप सिर्फ सेफ्टी को ध्यान में रखोगे तो आपकी ग्रोथ रुकेगी। तो इससे बेटर वे ये है कि आप मिक्स पोर्टफोलियो अपना बनाओ। सम पोर्शन आप गोल्ड में करो, सम FD RD आप करो, दोनों में से कोई भी है। और सम पोर्शन आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा। ग्रोथ के लिए आपका म्यूचुअल फंड SIP रह जाएगा म्यूचुअल फंड में जो आप कर रहे हो, सेफ्टी के लिए आपका FD RD हो जाएगा। और गोल्ड तो मेरा ये भी मानना है कि आप जो गोल्ड खरीद रहे हो, एक्चुअली इंडियन फैमिली ज्वेलरी खरीदती है, गोल्ड नहीं खरीदती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ज्वेलरी खरीदना आपका मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि गुड डिसीजन है, क्योंकि उसमें आप देखिए आपको 24 कैरेट तो मिलते नहीं है बराबर। 22, 21, 20 कैरेट के गोल्ड मिलते हैं। यानी इन शॉर्ट आपसे ज्वेलरी वाले ले लेते हैं 24 कैरेट के हिसाब से, प्लस उस पे मेकिंग चार्जेस के पैसे ले लेते हैं, प्लस उस पे आपको GST लग जाता है। समझ रहे हो? लेकिन वही जब आप इमरजेंसी फंड में जो बोलते हैं ना कि हमें मुसीबत में गोल्ड काम आएगा, तो जब वो गोल्ड आप सेल आउट करने जाते हो या रखने को जाते हो, तो वहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का जो ज्वेलरी ले रहे हो 1,30,000 का, जब आप उसे सेल आउट करने जाओगे तो आपको 1 लाख ही रुपीज़ मिलेंगे। 30,000 जो कि मेकिंग चार्जेस थोड़ी ना पे आउट करेगा, वो तो गोल्ड का ही रेट आपको मिलेगा। राइट। अगर गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड का SIP कर लो, वैल्यू तो सेम मिलेगा। वहाँ पे GST नहीं लगेंगे आपको, वहाँ पे मेकिंग चार्जेस नहीं लगेगा। तो वो एक स्मार्ट वे है। ज्वेलरी उतनी ही लेनी है जितनी आपको पहननी है। मल्टीपल फैमिली में देखता हूँ, हमारी फैमिली में मेरी मम्मी के पास ईयरिंग गोल्ड के 3-4 है, जो वेल्थ बढ़ा नहीं रहा है। आप समझो जिस टाइम में लिया है, आज के रेट में जाऊंगा, आज गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तभी उसकी ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है। लेकिन आप कंपैरिजन जब आप करोगे तो आपको नहीं लगेगा कि बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो आपने गोल्ड के नाम पे लोगों को शॉप वाले को दिए हो। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं ऐसे भी वे में प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ कि जो FD और गोल्ड का में इन्वेस्टमेंट है वो आपका हेलमेट हो गया समझो, और म्यूचुअल फंड जो हो गया, शेयर मार्केट्स हो गया, वो आपका इंजन है। सिर्फ में हेलमेट लेके क्या करोगे जब आपके पास गाड़ी ही नहीं है? तो तो और एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आपने जो अभी एनालॉजी एक्सप्लेन की
इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एनालॉजीज जिस तरह से आपने बोला कि अगर आपके पास व्हीकल ही नहीं है तो आप हेलमेट लेके क्या करोगे, बट टू अफोर्ड दैट हेलमेट और दैट व्हीकल यू नो देयर इज़ अनदर टूल जो आज की जनरेशन और पब्लिक बहुत यूज़ करती है, जो है क्रेडिट कार्ड्स। आपके हिसाब से क्या है वो एक स्मार्ट वे टू यूज़ योर मनी, और से इन अदर वर्ड्स हम जैसे बोलते हैं वो प्लास्टिक मनी है, वो अच्छा चीज़ है या पीपल शुड अवॉइड इट? देखिए, क्रेडिट कार्ड मैं मानता हूँ कि पावरफुल टूल है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप समझिए कि आपकी अगर 100% पेइंग कैपेसिटी है, जो भी बिल हमारा जनरेट होगा मैं नेक्स्ट मंथ में फुल्ली पेमेंट कर दूंगा उसका, देन आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप फुल बिल पेमेंट्स नहीं कर सकते हो तो आप क्रेडिट कार्ड लीजिए ही मत, नहीं तो आप फाइनेंशियली सुसाइड कर लोगे। तो आपका अगर फुल पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। अगर फुल पेइंग कैपेसिटी है तो आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप अपने मन को ना यूटिलाइजेशन करने से पहले सोचो कि क्या ये क्रेडिट कार्ड स्विप करने से पहले कि ये चीज़ें मैं कैश में ले सकता हूँ। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही कि नहीं यार ये तो मैं कैश में भी ले सकता हूँ, तो उस चीज़ को आप क्रेडिट कार्ड से बाय कीजिए। अगर जो चीज़ें आप कैश से नहीं ले सकते, गूगल पे करके नहीं ले सकते, तो वो चीज़ें क्रेडिट कार्ड से भी आप मत लीजिए। हम हमेशा क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, मॉल में जाते हैं, और तभी क्या होता है कि यार दिमाग में कहता है कि यार हमारे पास तो है ना। वो क्रेडिट का मतलब ही समझ में नहीं आता है लोगों को कि आपको उधार पे दिया गया पैसा है और उधार की चीज़ें हमेशा आपको पे आउट करनी ही है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको कि इसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो। अगर सही से यूटिलाइजेशन करते हो तो बहुत ही पावरफुल टूल है, अगर सही से यूज नहीं करते हो तो ये आपको ट्रबल कर देगा। उत्सव, तो अभी एक और एक क्वेश्चन जो मुझे बताया गया है कि, और मेरे जो भी टीम में हैं मेंबर्स, उनकी भी ये बहुत क्वेरी थे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड, आपने जैसे बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, तो वो कम्प्लीटली क्लूलेस है। उनको एक जर्नी स्टार्ट करनी है टुवर्ड्स देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टुवर्ड्स देयर यू नो इंक्रीजिंग देयर वेल्थ, बट वो कर नहीं पाते और बोलते हैं कि मैं अगर 5,000 10,000 की SIP करूं तो भी किस में करूं और कैसे करूं। तो वो प्रोसेस आप कुछ समझा पाएंगे कि उनको क्या देखना चाहिए? कुणाल जी, सबसे पहले तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है। हम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं और कितने पीरियड्स के लिए कर रहे हैं। आपको वो पैसे कितने टाइम में चाहिए, 1 to 3 ईयर्स में चाहिए तो ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 3 to 6 ईयर में लेना है तो ये मिड टर्म्स हो गया। 5 ईयर्स के बाद आपको उस पैसे की ज़रूरत है तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये पहले क्लासीफाइड करके आपको समझने की ज़रूरत है कि वो पैसे की ज़रूरत क्या है। अब देखिए, SIP म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में अलग अलग रिस्क के कैटेगरी है। मैं एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूँ इन चीज़ों को कि यहाँ से मानो आपको विरार जाना है, आप 80 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो आपका विरार पहुँचने की संभावना जल्दी है, आप पहुँच जाओगे, लेकिन एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाए ज़्यादा है। अगर 50-60 की स्पीड से चला के जा रहे हो तो आपका बैलेंस है कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन सेफली पहुंचने की चांसेस ज़्यादा है। अगर मानो 30-40 की स्पीड्स में जा रहे हो तो एक्सीडेंट होने की चांसेस कम है लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आपको म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है कि आप रिस्क कितना लेते हो। ओके, आपको हायर रिटर्न फंड में डालना है तो आपका फॉल होने का भी चांसेस उतने ही है। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी कैसी है। तो मैं अगेन बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में भी सिर्फ एक पोर्टफोलियो में पैसे आप मत डालेंगे। सम आप फ्लेक्सी फंड ले लीजिए, कुछ इंडेक्स 50 का फंड ले लीजिए, ठीक है, कुछ मिड कैप का ले लीजिए। 5,000 को भी 2 या 3 फंड में आप एटलीस्ट डिवाइड कर दीजिए कि एक फॉल हुआ तो दूसरा आपको कवर ऑफ कर देगा। तो अगर मैं आपका वही एनालॉजी फिर से मैं इम्प्लीमेंट करूँ इस पे कि एक जैसे आपने समझाया था कि FD और गोल्ड विल बी द सेफ्टी नेट, विल बी द हेलमेट जो बैकअप है या वो करेगा, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी जो आपका अगर 10,000 का SIP है उस पर भी आप डिवाइड करके एक
थोड़े फंड्स को आप अपना हेलमेट जैसे बना सकते हो और थोड़े फंड्स को आप अपने व्हीकल जैसा जी बना सकते बिल्कुल। और उसमें भी एक चीज़ ये है कि आप जो फ्लेक्सी फंड देख रहे हो तो उसमें बहुत सारी एसआईपी बहुत सारी है, 150-200 प्लस है, तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। कि देखिए एक चीज़ें समझना है, लोग ना हमेशा ये देखते हैं कि लास्ट ईयर मेरे को रिटर्न कितना दिया था ये। आपको सिर्फ लास्ट ईयर नहीं देखना है, आप लास्ट 10 ईयर्स का उसका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कि कितने % रिटर्न दे रहे हैं, ओके उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है। म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि आप किसी भी का एसआईपी आप ले रहे हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। लेस देन अगर 1% है तो गुड है, लेस देन 50% है तो बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट कैटेगरी आपको वो फाइंड आउट करना है। सेकंड आपको देखना है कि फंड कितने अमाउंट्स का है। अगर मोर देन 10,000 करोड़ फंड वैल्यू है तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे आपकी ग्रोथ होने की चांसेस थोड़ी कम है, क्योंकि जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा फंड मैनेजर को मैनेज करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और तीसरा और एक चीज़ें मैं बोलता हूँ जो इजीली समझने के लिए होगा, ये सब चीज़ें आप अगर सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि कौन सा है। वो ये है कि ये जो एसआईपी है वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। सिर्फ आपको जिसमें इन्वेस्ट करे वही कंपनी को सर्च करना ज़रूरी नहीं है। ऑलमोस्ट 10 to 20 कंपनीज नाम शो ऑफ करते हैं जो भी एसआईपी म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, तो उसमें वो कंपनी को भी आप सर्च कीजिए कि जो वहाँ पे ये हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कंपनी कैसा है बराबर। तो इस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। बहुत ही अच्छी एडवाइस है। आई मीन जस्ट आप वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को मत देखिए बट उनके पोर्टफोलियो को भी देखिए कि वो किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो उत्सव एक हम बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है अभी तक और हम एक सिंपल सा एक ग्राउंड खेलेंगे आपके साथ। इसको मैं रैपिड फायर तो नहीं कहूँगा बट से दिस और दैट, आपको दोनों में से अगर चूज़ करना हो तो एक वो मुझे बोलिएगा और उसके अंदर से बोलना कि आप क्यों कर रहे हो चूज़, थोड़े से शब्दों में। जी, सो सेविंग या इन्वेस्टिंग? मैं इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। मंथली बजट में ज़रूरी है या ऑप्शनल है? मंथली बजट कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कहाँ पे एक्सपेंस खर्चे हो रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप बजट नहीं बनाओगे। तो और कैश या डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल पेमेंट्स करना ईजी है बट विद कंट्रोल। विदाउट कंट्रोल अगर डिजिटल पेमेंट्स आप करते जा रहे हो तो वो गुड नहीं है। डिस्काउंट्स जो देती हैं कंपनीज या दुकानें, वो रियल डिस्काउंट्स होते हैं मार्केटिंग ट्रैप्स? ऑलमोस्ट तो मार्केटिंग ट्रैप ही होता है। जो चीज़ें आप एक चीज़ें उसमें और ध्यान देखिए, जो चीज़ें आपको लेने हैं डिस्काउंट के चक्कर में आप प्रोडक्ट्स मत लीजिए। आपको नीड्स है तो ही प्रोडक्ट लीजिए। आपको नीड्स अगर मेडिकल की पड़ती है, मेडिसिन की पड़ती है तो आप वहाँ पे डिस्काउंट नहीं देखते हो, आप बाई कर लेते हो। तो डिस्काउंट देख के आप प्रोडक्ट मत लीजिए, आपको एक्चुअल में ज़रूरत है तो ही आप लीजिए। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है या इमोशन है? गोल्ड इन्वेस्टमेंट है और एच भी है, तो इमोशन नहीं बोल सकते आप। और रियल एस्टेट एसेट है या लायबिलिटी आपके हिसाब से? रियल एस्टेट एसेट है बट मैं अगेन बोलता हूँ डिपेंड करता है कि आपका कैश फ्लो कैसा है। बहुत ही डिप्लोमेटिकली आंसर दे रहे हैं आप। विदाउट कैश फ्लो मैं अगर डायरेक्टली बोल दूं कि आप घर खरीद लीजिए तो वो एसेट नहीं, आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू उत्सव के आपने ये सब मेरे जो क्वेश्चन के आंसर दिए, बट मुझे और भी आपसे थोड़ी चीज़ जाननी थी। आई मीन आप अगर मैं आपको पूछूं कि एक मनी हैबिट है आपकी जो सबको अडॉप्ट करना चाहिए तो आपके हिसाब से क्या होगी वो? पे फर्स्ट योरसेल्फ। कुछ एग्जांपल देके कुछ बता सकते हैं, समझा सकते हैं व्यूअर्स को? अभी मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि जो अडॉप्ट करनी चाहिए कि खुद के लिए पहले आप जो करते हो, देखिए आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हो तो सिर्फ आज को नज़र रख, मैं अगेन इससे पहले भी बोला था कि आज को ध्यान में रख के मत कीजिए। आप आज भी आपका अच्छा हो और कल भी अच्छा हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप खर्चे कीजिए एक्सपेंस। फाइनेंशियल मिथ जो एक है जो आप समझते हैं कि ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए या सबको बिलीव नहीं करनी चाहिए, वो आपके हिसाब से कुछ मैं है एक नहीं वैसे? दो चीज़ें बोलूँगा। इंडिया में दो चीज़ें चलती कि ज़्यादा इनकम होगा तो ज़्यादा रिच दिखेंगे, ये अच्छा। बहुत बड़ा मिथ है। और दूसरा ये है कि लोग जब इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उनको लगता है ये इन्वेस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस आपको हेल्थ सेफ्टी के लिए होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है।
So, आपने जैसे कहा इंश्योरेंस, तो आपके हिसाब से कुछ ऐसे रेकमेंड करेंगी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए कि क्या वो ले सकते हैं? अम, इसमें भी मैं अगेन वो बोलूँगा कि इंश्योरेंस में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। आप किस चीज़ों के लिए कहाँ पे ले रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अभी मैं जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं घर में सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे ये भी ध्यान में रखना होता है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली एटलीस्ट फाइनेंशियली प्रॉब्लम से ना गुजरे। तो मैंने 1 ईयर का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है 1 करोड़ का, कि ऑल ऑफ सडन कि मैं मुझे कुछ हो गया तो मुझे फैमिली को थोड़ी तो फाइनेंशियली रिलीफ मिले। राइट। ठीक है। दूसरी फिर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम घर का EMI भर रहे हैं तो और लॉट ऑफ ऑलरेडी एक्सपेंसेस जा रहे हैं, तो ऑल ऑफ सडन हमारे पास कोई ऑप्शन आ गई, इमरजेंसी आ गई, बीमार पड़ गया, तो एक बार में 5 लाख 10 लाख रुपए 3 लाख रुपए हम खर्चे नहीं कर सकते, फिर अगेन हमें लोन पे जाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा पोर्शन हम हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं कि ताकि वो जब ऐसी इमरजेंसी आए तो वो फंड हमें यूज हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी कैसी है, उस हिसाब से आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिसर्च करना और आपके लिए क्या बेस्ट है और आपको क्या चाहिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप मार्च नज़दीक आ रहा है एंड HR और जो फाइनेंस टीम भी रहती है कंपनीज के, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस और ये सब सेंड करती है कि आप डिटेल्स भेजो, या बट एज एन एम्प्लॉय उनको कब से ये प्लानिंग चालू करनी चाहिए और कब तक ये सब ख़त्म कर देना चाहिए? उनके हिसाब से भी अगर आप एम्प्लॉय के हिसाब से देखें तो कैसे वो लोग न्यू रिजिम में जाएं या ओल्ड रिजिम में रहें, या कैसे उनको ये सब डिसीजन कैसे लेना चाहिए? देखिए, मैं तो आज भी सरप्राइज होता हूँ कि लोग क्यों मार्च में प्लानिंग करते हैं, या ना मार्च में ही नोटिफिकेशन HR का क्यों आता है, या आप CA रखे हो पर्सनली फाइलिंग करने के लिए तो आपको CA रिमाइंड करता है। मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ इस चीज़ से। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है और आपको वेजिटेबल लेना है, तो आप क्या करोगे? जो सामने दिखेगा चाहे जैसा भी हो आप फटाफट ले लो। लेकिन आपके पास इनफ टाइम है तो आप क्या करोगे? 10 जगह पे जाओगे, जो वेजिटेबल बेस्ट होगा, जो कम पैसे में मिलेंगे, आप वो लोगे। तो जब हम मार्च एंड में टैक्स बचाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने को सोचते हैं तो हमारे पास ना सोचने का टाइम कम होता है, राइट डिसीजन लेने के पास टाइम कम होता है। आपका, मैं अगेन बोलता हूँ, मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे टैक्स बचाना है, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। जो टैक्स में छूट गवर्नमेंट से मिल रही है वो आपके लिए बोनस है। ठीक है, आपको वो उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो बोनस है। वो मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी कुछ नहीं। लेकिन आपका पोर्टफोलियो, मैं अगेन बोलता हूँ, जैसी अप्रैल स्टार्ट होती है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा, और उस इन्वेस्टमेंट को करते हुए जो आपको रिलीफ मिल जाए टैक्स सेविंग में, वो आपके लिए वेल एंड गुड है। ओके। अगर आप मार्च एंड में जाते हो टैक्स सेविंग करने को या इन्वेस्टमेंट करने को, तो एज यूजुअल ऐसी बात हो गई कि एग्जाम से एक दिन पहले आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप पास आउट तो हो सकते हो पर अच्छे मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। तो और एक क्वेश्चन था उत्सव, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको CTCs दिए जाते हैं व्हेन दे अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब, और उनको होता है कॉस्ट टू कंपनी। आप कोई टिप्स एंड ट्रिक आप कुछ शेयर कर सकते हैं उनके लिए? मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको कि ये मेरा भी एक्चुअली फेवरेट ट्रिक्स है, CTC वर्सेस हिट हैंड, जो हमें हाथ में आता है। देखो, CTC वो है जो आपको HR ड्रीम दिखाती है, यू नो, और इन हैंड जो मिल रहा है वो आपकी रियलिटी है। तो सारे जो आपके एक्सपेंस खर्चे हुए हैं वो आपको इन हैंड पे होने वाले हैं। Right. तो आप रियलिटी में जितना ज़्यादा रहोगे उतना लाइफ बेटर होगा। ओके। तो आपके इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस बोथ आपके इन हैंड पे ही होना चाहिए। CTC को आप बस एक ड्रीम समझ के ही रखा करो तो ज़्यादा बेटर है। एक फाइनल सवाल रहेगा आपसे, आपको कोई कुछ एडवाइस देना हो आज के यूथ के लिए? मैं जितने भी व्यूअर्स उनको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपका राइट टाइम या राइट
इनकम कभी नहीं आने वाला है। तो आप जितना हो सके डे वन से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास ग्रोथ के उतने चांसेस मिलेंगे। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार थोड़ी सैलरी और बढ़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें कोई आता भी बोलने के लिए यार तू अभी कर ले, तो नहीं यार अभी मैं खर्चे ज़्यादा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो वो चीज़ें ज़रूरी है कि देखिए वो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप कर सको, जितना जल्दी स्टार्ट कर सको, वो आपके आज और कल दोनों के अच्छे भविष्य के लिए ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन एडवाइस दी है आपने उत्सव। मैं इससे एक फार्मूले के तरह में बताना चाहता हूँ मेन चीज़ों को, कि देखिए T=T+T, यानी आपके अंदर कोई चीज़ की तमन्ना है तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तपस्या भी करना पड़ेगा। बहुत ही अलग था, ये कभी भी मैंने सुना नहीं है। जी एक्चुअली ये तो डे टू डे चीज़ें हैं। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा ये चीज़ें समझाते हैं। तो ऐसे चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में अपने बड़ों से, सीनियर से सीखा है, तो मैं उस चीज़ का एक अपना वर्जन में अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को समझाने के लिए मैंने एक फार्मूला के रूप में इसे बनाया था कि अगर तुझे तमन्ना है, कोई चीज़ चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें त्याग तो करना पड़ेगा और उसके लिए तपस्या भी करनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू उत्सव फॉर कमिंग ऑन टू द शो। आपने आपका कीमती समय दिया आज हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू राजेश। T=T+T, क्या अलग तरीके से उत्सव जी ने आज पर्सनल फाइनेंस के बारे में समझाया है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम कुणाल गंगर, योर होस्ट। Until next time.